हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 22 करने जा रहे हैं। आज हम जो भूगोल का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कृषि। ये आपकी बुक का 4th चैप्टर है। तो इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। तो चलिए पहले हम उनको देख लेते हैं। बेटा देखिए, कृषि क्या होता है। कृषि के बारे में आपने पहले, कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बारे में आपने लास्ट वर्कशीट पढ़ा था कि कृषि का जो हमारी जीडीपी है उसमें 16% योगदान है। और आपने इसमें पहली, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि इनका इसमें कितना महत्वपूर्ण रोल है। आज हम पढ़ेंगे कि कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसके हम कुछ रीजंस के ऊपर गौर फरमा लेते हैं एक बार। देखिए, जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो इसके उपयोग की बात पहले आती है। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है कृषि का? रोज़गार। क्योंकि कृषि में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं उन सबको क्या मिलता है? रोज़गार, यानी नौकरी मिलती है। और दूसरा क्या होता है इसका? इसमें होता है खाद्य सुरक्षा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कृषि से ही हमें खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। जब बाढ़, सूखा पड़ जाता है तो उसके लिए जो अनाज की ज़रूरत होती है वो हम कहाँ से लेके आते हैं? कृषि से ही लेके आते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वो चीज़ें होती हैं जो हमें कृषि से मिलती हैं, जैसे चीनी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये सारी क्या हैं? जूट, ये सारी हैं वो कच्चे माल हैं जो हमें कृषि से मिलते हैं। तो अब आपने देख लिया कि कृषि हमारे भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या फिर इसके और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यूज़फुल बनाती हैं कृषि को उगाने के लिए, जैसे रोज़गार हो गया, खाद्य सुरक्षा, और कृषि से जो हमें मेन कच्चा माल मिल रहा है। क्योंकि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि इसी की वजह से, कच्चे माल की वजह से ही हमारी पहली, द्वितीय और तृतीय, क्योंकि कच्चा माल किस में आता है? पहली क्रिया में आता है। तो द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो प्रथम क्रिया से ही लिया जाता है। और प्रथम क्रिया में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है हमारा कृषि। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक को। तो बच्चों, सबसे कृषि के हम वैसे तो खूब सारे प्रकारों के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसके जो मेन जो प्रकार होते हैं जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं और हमने इसको किस तरीके से विभाजित किया है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसमें सबसे पहला होता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसका मतलब होता है कि ये वाली कृषि जो लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए अपने कृषि का यूज़ करते हैं, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं करते इसको। जैसे यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। एक तो क्योंकि इनको बेचना तो है नहीं, उसे गेहूँ, चावल या जो भी चीज़ें उनको उगाना है और खुद ही उसको कंज्यूम करना है या अपने परिवार को उसको खिलाना है। दूसरा है यह प्राचीन औजारों, जो पुराने औजार थे उनसे बनता है, जैसे खुदाली, हसिया, खुरपा आदि, तथा परिवार के सदस्यों के साथ ही की जाती है। कहने का मतलब है कि इसमें एक तो पुराने जो औजार थे उनको यूज़ करते हैं, और दूसरा इसमें अलग से मजदूर नहीं मंगाए जाते। इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उन्हीं से मिलजुल कर सब लोग खेती करते हैं, जो आजकल अभी भी गांव में कई जगहों पर की जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें किसान वर्षा और मृदा की उर्वरकता पर निर्भर नहीं होता। निर्भर होता है। इसमें होता है कि किसान जब वर्षा आएगी या जब उसकी मृदा जो है वो उपजाऊ बनेगी वो तभी कृषि कर पाएगा। वो बाहर से कोई भी चीज़ें, जैसे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे खाद हम डाल सकते हैं ऊपर से, या जो भी चीज़ें हम कीटनाशक या रासायनिक खाद, वो सब किसान यूज़ नहीं करता। इसमें वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर होता है। अब हमारी दूसरे प्रकार की कृषि आती है गहन जीविका कृषि। गहन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ये कृषि वहाँ होती है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बड़े फार्म पर की जाती है, क्योंकि
ये ज़्यादा लोगों के लिए हो रही है, इसलिए इसके लिए बड़े फार्म्स की ज़रूरत होती है। इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर इन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी खेती जो है वो ख़राब हो, और अगर ख़राब हुई तो हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो भूखी रह जाएगी। तीसरा है, इसमें सिंचाई के लिए नहरों, नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। रीज़न बिंग वही है कि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे और इनके सूखा पड़ गया तो सारी कृषि जो है वो बर्बाद हो जाएगी। हमारी तीसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी खेती होती है वो सिर्फ व्यापार करने के लिए होती है। लोग इसमें से थोड़ा बहुत ही अपने पास रखते हैं, लेकिन मेनली इसका जो मोटिव होता है, मेन एम होता है, वो होता है व्यापार करना। जो भी फसल उगेगी उसका ये लोग व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीज, कीटनाशकों, रसायनों का उपयोग किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी बताया मैंने कि इन लोगों का काम ही होता है जो भी खेती हुई है उसको व्यापार करना, उसको बेचना। तो अगर अच्छी फसल उगानी है तो उसके लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी के बाद बच्चों, ये जो आप रोपण कृषि देख रहे हो वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक दूसरा, इसकी एक ब्रांच है। इसकी ही है एक कि इसमें क्या होता है कि इसमें पूंजी एवं श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपने देखा कि वाणिज्यिक कृषि में सिर्फ व्यापार के लिए ही फसल उगाई जाती है, इसलिए ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़े से क्षेत्र पर पूंजीपति और श्रमिकों, बहुत सारे मजदूरों के साथ मिलके और बहुत ज़्यादा पूंजी लगा के, पैसे लगा के एक जगह पे, बहुत बड़े जगह पे सिर्फ एक ही प्रकार की खेती उगाते हैं ताकि वो बहुत अच्छी उगे और उनको उसके अच्छे दाम मिल सकें। इसमें एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, एग्ज़ाम्पल हैं चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो रोपण कृषि कहलाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हम व्यापार करते हैं और यहाँ की उद्योगों के लिए एक मध्यस्थ का कार्य करती है। क्योंकि ये जो रोपण कृषि है उसी से हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और इसीलिए ये मध्यस्थ का कारण बनती है। तो आपको ये तीनों कृषियों के बारे में समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें हम फसल के प्रकारों की भी बात करते हैं। तो हमारे भारत में 3 प्रकार की फसलें उगती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये फसलों का टाइम अलग अलग होता है क्योंकि इनको बारिश की और धूप की ज़रूरत होती है। ये फसलें उस टाइम से उगती हैं। आप लोगों ने इनके बारे में भी काफ़ी पढ़ा होगा, तो एक बार चलिए नज़र डाल लेते हैं। रबी खरीफ किसे कहते हैं? ये वो फसल है जो शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में उगती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तो इसको बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में इसको काट दिया जाता है। इसमें जो फसलें हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। ये सारी रबी फसलें कहलाती हैं और ये हैं उनके राज्य जहाँ पे ये उगाई जाती हैं। आपको इनके एग्जाम्पल और राज्य याद करने हैं, 2-2, 3-3 कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है खरीफ फसल। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच काट ली जाती है। अब बताओ मानसून कब आता है? मानसून कब आता है? जून से जुलाई के बीच में आता है। तो ये तब तो उगाई जाती है और अक्टूबर से सितंबर के बीच में काट ली जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें चावल, मक्का, ज्वार, ये सारी वो फसलें हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ये सारी फसलें मानसून के टाइम पे उगती हैं और ये हैं इनके राज्य जहाँ पे ये उगाई जाती हैं। इसके बाद आती है जायद फसल। ये वो फसल होती है जब रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु, जब हमारी गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं उस टाइम पे ये उगाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पे बाकी फसलों का टाइम नहीं होता। इसमें होता है ये जो ज़्यादा पानी वाली फसलें होती हैं जिनमें पानी होता है, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा आदि, ये सारी कौन सी फसलें हैं? ये हैं जायद फसलें। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ईजी हैं। पहला क्वेश्चन है,
अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। देखिए एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखे हैं, इनकी सूची बना के आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। तो ऊपर मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे हमारी रोपण कृषि के प्रकार दे रखे हैं, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना आदि। तो आप इनके नाम लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें आप ये गहन कृषि की विशेषताएं, तीनों विशेषताएं लिख सकते हो। इसमें आपको एक चीज़ और लिखनी है कि ये फसल जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है उस जगह उगाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दें। देखिए ये आपको खुद से लिखना है, पर इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे भारत में कृषि जुआ है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि भारत में क्या होता है कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम से नहीं होती हैं। जैसे जो किसान हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि सूखा पड़ जाता है या कई बार बाढ़ आ जाती है, जैसे आप लोग अभी देख रहे हो। तो इससे क्या होता है कि उनकी फसल जो बहुत अच्छी तादाद में उगी हुई थी वो नष्ट हो जाती है। इसकी वजह से उन किसानों के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और बाकी की जो उनके आसपास की जो जनसंख्या है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि है वो एक जुआ है, क्योंकि यहाँ पे मानसून का पता नहीं होता। वैसे तो मानसून 2 से 3 मंथ के बीच में आता है, लेकिन कई बार होता है कि वो अब फ्लक्चुएट कर जाता है। और आज के टाइम में आप देख रहे हो कि मानसून का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में खेती एक जुआ है। अब इसका आंसर आपको खुद बताना है कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो उसके पक्ष में 2 तर्क लिखिए।